दोनों चीजों के लिए उन्हें जल्दी से एक शानदार सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करनी होगी। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक बैरल से भरी गाड़ी लेकर महल में आ रहा था। एरिल इससे खुश था क्योंकि आखिरकार स्पार्कलिंग वाटर आ गया था। डेमन एक बैरल खोलता है और पूछता है कि क्या वे इसे पीने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर देखता है उसे काला पानी दिखता है और एक बदबू महसूस होती है। एरिल पास आता है और कहता है कि वे इसे अभी नहीं पी सकते क्योंकि ये उस ड्रिंक को बनाने का रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही एरिल बैरल के अंदर देखता है उसे भी वही बदबू महसूस होती है। एरिल कहता है कि यह काम नहीं कर रहा है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इसे पी सकें। एरिल सारे बैरल चेक करना शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि जो पानी आया था वह कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं था। फिर वह सबकी तरफ मुड़कर कहता है कि अब कोई और तरीका नहीं बचा है, उन्हें आर्टिफिशियल स्पार्कलिंग वाटर बनाना होगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एल्केमिस्ट्स कंफ्यूज्ड होकर उन पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हैं जो एरिल ने दिए थे। लेकिन एरिल मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सिर्फ बेसिक थ्योरीज से क्लूज ढूंढना आसान नहीं होगा। यह सुनकर एल्केमिस्ट्स थोड़े चिंतित हो जाते हैं। एरिल जोर देकर कहता है कि उसे सभी पर पूरा भरोसा है क्योंकि वे सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट्स थे, तो वे यह कर सकते हैं। एरिल डेमन के पास जाता है और पूछता है कि वह क्या सोचता है। डेमन थोड़ी चिंता के साथ मुस्कुराता है लेकिन सहमत होता है, यह कहते हुए कि वे किंगडम ऑफ अर्नीशिया के बेस्ट एल्केमिस्ट्स हैं, तो वे इसे कर सकते हैं। एरिल गुनगुनाते हुए दूर चला जाता है और कहता है कि एल्केमिस्ट्स का असली आनंद थियरीज को टेस्ट करना और उन्हें प्रैक्टिस में लाना है, इसीलिए वह अब इसमें दखल नहीं देगा और उन्हें अपना समय लेने देगा। जाते जाते एरिल सोचता है कि क्या वे सच में इसे एक हफ्ते में कर पाएंगे। फिर भी एरिल कहता है कि उसने उन्हें पहले ही हाइप कर दिया है, तो वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद किंगडम के एक कमरे से जोर जोर से आवाजें आती हैं जो सभी एल्केमिस्ट्स को यह याद दिला रही थीं कि उसने वादा किया था कि यह किंगडम ऑफ अर्नीजिया में वाइटैलिटी लाएगा। यह एरेल था जो अपने एल्केमिस्ट्स के साथ कमरे में खड़ा था। एरेल ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि यह स्पार्कलिंग वाटर जो वे बना रहे थे यह किंगडम के लिए बड़ी फॉर्च्यून लेकर आएगा। हालांकि एल्केमिस्ट्स को इस पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन एरेल इससे बहुत खुश लग रहा था। एरेल एक बॉटल उठाता है और सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वे स्पार्कलिंग वाटर इतनी जल्दी बना लेंगे। वह कहता है कि अब उन्होंने पहला हिस्सा पूरा कर लिया है और अब वे वाटर टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। डेमन पानी की तरफ इशारा करता है और एरेल से पूछता है कि क्या यह स्पार्कलिंग वाटर सच में इतना पॉपुलर होगा। एक एल्केमिस्ट कहता है कि यह पानी पीने वाले को थोड़ा जोल्ट दे सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अजीब है। एरेल सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाता है और समझाने लगता है कि इसे वैसे नहीं पिया जाएगा। कंजम्पशन से पहले वे इसे फ्रूट जूस या अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे। चैना एक ट्रे में कुछ ग्लासेस लेकर कमरे में आती है। एरेल सोचता है कि उसकी असली योजना कोका कोला को रिक्रिएट करने की थी, लेकिन वह कोको लीव्स नहीं ला सका। साल 1903 में कोका कोला के मालिक एसा कैंडलर ने जर्मन केमिस्ट लू शेफर को संपर्क किया ताकि वह कोका का एक कॉम्पाउंड बना सके जिसमें कोकेन न हो। उसी साल कोका कोला ने फ्लेवर्स के लिए अपनी ड्रिंक से कोकेन हटा दिया और उसे कैफीन और कोको लीव्स से बदल दिया। एरेल ने इस समस्या का हल कार्बोनेटेड जूसेस का उपयोग करके निकाला, जो कोई बुरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। एरेल एक ग्लास उठाता है और कहता है कि वह टेस्ट लेमन जूस से शुरू करेगा। वह स्पार्कलिंग वाटर में लेमन जूस डालकर उसे मिक्स करता है और जैसे ही छकता है उसे एहसास होता है कि यह स्वाद में वंडरफुल है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने परफेक्ट टेस्ट बना लिया है। एरेल उसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबको ट्राई करने के लिए कहता है। यह सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। सभी एल्केमिस्ट्स इसके स्वाद और इसकी रिफ्रेशिंग प्रकृति से बहुत प्रभावित होते हैं। जल्दी ही उन्होंने इसे बेचने के लिए पैकेज किया और इसे प्रिंस एरेल्स स्पार्कलिंग जूस नाम दिया। ये ड्रिंक सिर्फ किंगडम ऑफ अर्नीसिया में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी बहुत पॉपुलर हो गई और नोबल्स के बीच यह एक लग्जरी आइटम बन गई। जो लोग इसे पहली बार टेस्ट कर रहे थे वे हैरान रह गए। उनमें से एक नॉर्दर्न टेरिटरी का लॉर्ड काउंट डियोंट था। वह अपने बटलर से पूछता है कि क्या सच में यह प्रिंस एरेल ने बनाया है। बटलर जवाब देता है कि हाँ, ये ड्रिंक प्रिंस एरेल की सुपरविजन में बनी थी। ये ड्रिंक एक एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम के रूप में पॉपुलर हो गई और साथ ही इसने किंगडम ऑफ अर्नीशिया की इकोनॉमी में भी बहुत योगदान दिया। बटलर कहता है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि हर दिन कॉन्क्यूबाइन के पैलेस में सोने से भरी एक कैरेज आती है। डियोंट कहता है कि यह सब उसकी गलती थी क्योंकि जब एरेल बस एक बच्चा था तब उसने उसे जज कर लिया था, यह सोचकर कि वह भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा। डियोंट रोते हुए टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि काश उसने तभी समझ लिया होता कि एरेल इतना प्रॉमिसिंग होगा तो वह जरूर दखल देता। फिर वह चिल्लाता है कि आज के बाद से उसे एरेल के अगले कदमों पर और ध्यान देना होगा। इस बीच दूसरी जगह सोर्ड ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। केन्या लड़ रही थी और उसने बहुत अच्छा सीखा था। अब केन्या 16 साल की हो चुकी थी। वह मुड़कर एरेल से पूछती है कि वह कैसी कर रही है। एरेल जो अब 10 साल का हो गया है वो ताली बजाता है और कहता है कि वह बहुत अच्छा कर रही है। केन्या की गार्ड आगे आती है और उसे बधाई देती है, ये कहते हुए कि वह शानदार कर रही है। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि यह अद्भुत था। गार्ड कहती है कि केन्या की फेंसिंग बेहतरीन थी। एरेल उसे देखता है और सोचता है कि हाँ, यह सही है।
लेकिन फिर उसे लगता है कि केन्या अभी भी परफेक्ट नहीं है। हालांकि उसने काफी प्रोग्रेस किया था और शायद वह अपने उम्र के सभी लड़कों को हरा सकती थी। केन्या खुशी से कूदने लगती है और दोनों को धन्यवाद देती है। एरियल सोचता है कि बचपन में वो जितनी डरावनी थी, असल में वह अंदर से उतनी ही स्वीट है। गार्ड कहती है कि फिलहाल इतना काफी है, अब उन्हें एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। वे एक टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। केन्या कहती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में स्पार्कलिंग ड्रिंक्स के बारे में बहुत सुना है। वह कहती है कि इसने सिर्फ रॉयल पैलेस की स्थिति को ही नहीं सुधारा, बल्कि पूरे किंगडम ऑफ अर्नीसिया की फाइनेंसेस में भी बड़ा योगदान दिया। एरेल अपने हाथ फैलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सिर्फ एक प्रिंस के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। केन्या मुस्कुराती है और एरेल की तरफ देखती है, ये कहते हुए कि इसके अलावा हर कोई यह भी कह रहा है कि वह एक परफेक्ट सन है। सभी मिस लाना से जलते थे। जैसे ही एरेल यह सुनता है, वह चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सिर्फ उसकी ड्रिंक प्रोडक्शन की कहानी नहीं थी। उसकी मां लाना एक नोबल फैमिली से थी, जो बैंकरप्ट हो चुकी थी, और उस समय उनके पास सिर्फ एक छोटा सा टेरिटरी बचा था, जिसे वे संभाल कर कॉमनर्स की तरह जी रहे थे। जैसे ही एरेल को अपनी मां के परिवार की पूरी कहानी पता चली, उसने ड्रिंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी एनेस्ट परिवार को दी, जो उसके मां का परिवार है, और नतीजे वंडरफुल थे। दुकानें लोगों से भर गईं, हर कोई लंबी लाइंस लगाकर इसे खरीदना चाहता था। इसके अलावा दही और एमएसजी की मांग भी बढ़ गई। इसकी वजह से एनेस्ट परिवार की फाइनेंसेस इतनी वेल्थी हो गई कि किंगडम में कोई और मर्चेंट उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। केन्या रोती है और एरेल से कहती है कि वह थोड़ा धीरे चले, क्योंकि वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और कई लोग उनकी तुलना करते थे। एरेल मुस्कुराता है और सोचता है कि यही तो मुद्दा था। एरेल उठकर केन्या को खाने और पीने के लिए इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि अब वह बहुत वेल्थी है। लेकिन केन्या अपनी वुडन सोर्ड उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि ये सब बेकार है अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता या खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। फिर केन्या कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह आज से उसे फाइट करना सिखाएगी। वह एक सोर्ड एरेल को पकड़ाती है, जो सोचता है कि वह अब भी उतनी ही अनोइंग है। वह उसे उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ठीक है। एरेल को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में वह दुनिया का बेस्ट सोर्ड्समैन और बेस्ट मेज था, इसलिए इस दुनिया में वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन हमेशा की तरह आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केन्या उस पर हमला करती है, जिससे एरेल को मजबूरन फाइट शुरू करनी पड़ती है। केन्या उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी, वो समझा रही थी कि उसे ये कैसे करना चाहिए। इसलिए एरेल ने बस इसे स्वीकार कर लिया और इसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह यह जल्दी खत्म हो जाता। एरेल को महसूस हुआ कि वह केन्या की मूवमेंट्स को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि केन्या का सपना और लक्ष्य अपना खुद का परिवार बनाना और फेंसिंग मास्टर बनना उसे इतनी कमजोर होने के बावजूद इतनी एनर्जी दे रहा था। एरिल सोचता है कि वह केन्या की मदद कर सकता है। फाइट करते समय वह गुप्त रूप से अपनी कुछ एनर्जी उसे दे सकता है, ताकि वह और भी स्ट्रांग बन सके। फिर वे कुछ देर तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, केन्या के गार्ड की सुपरविजन में। अगले दिन एक कैरेज के अंदर एरेल शहर से गुजर रहा था और उसके आसपास हर कोई उसे देखकर खुश था। एरेल विंडो से बाहर देखता है और सोचता है कि शायद वह इतना अटेंशन इसीलिए खींच रहा है क्योंकि यह कैरेज यहाँ के लिए फेरारी जैसी है। जब वह विंडो से बाहर देखता है तो उसे अपने नाइट में से एक गुजरते हुए दिखता है और वो सोचता है कि यह वैसा ही है जैसे वह एक फेमस आइडल बन गया हो। एरेल आराम से बैठता है और सोचता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब उसके पिता उससे किस बारे में बात करेंगे। एरेल थोड़ा सोचता है और उसे शक होता है कि शायद यह उसकी नई अलाउंस के बारे में हो सकता है, क्योंकि हाल ही में उसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर आखिरकार एरेल वहां पहुंचता है और अपने पिता के साथ टेबल पर बैठता है। उसे याद आता है कि पहले वह इस डिनर की शुरुआत में होने वाली चुप्पी से थोड़ा असहज महसूस करता था, लेकिन अब वह इसकी आदत डाल चुका है। एरेल सोचता है कि जब वह यहाँ आ ही गया है तो वो इस शानदार खाने का मजा लेगा, क्योंकि वह अब इस तरह के खाने का आदी हो चुका है। हाल ही में वह कई रिपोर्ट्स के कारण यहाँ कई बार आ चुका था, लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू करता है, उसके पिता अचानक पूछते हैं कि क्या उसने गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल पोजीशन लेने के बारे में सोचा है। यह सुनकर एरेल के मुंह में खाना अटक जाता है, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह पल आ ही गया। थियरल कहता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन एरेल की कई उपलब्धियों को देखते हुए अगर वह यह पद स्वीकार कर लेता है तो कोई विरोध नहीं करेगा। थियरल पूछता है कि एरेल इस बारे में क्या सोचता है और क्या उसने कोई पोजीशन के बारे में सोचा है। एरेल हल्का सा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि उसने इस विषय के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसका असली मकसद इस जीवन में बस मजे करना और अच्छा खाना खाना है। फिर वह चाय का एक कप उठाता है और सोचता है कि उसे शांत हो जाना चाहिए। थोड़ा पीने के बाद एरेल अपने पिता को जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उनके दिमाग में यह विचार कहां से आया, लेकिन फिलहाल उसे अभी भी साइंस और एल्केमी सीखने में दिलचस्पी है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। एरेल सोचने लगता है कि पहला प्रिंस गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि एरेल वहां जाए। ये थोड़ा अजीब है, और यह भी कि अब तक पहले प्रिंस की तरफ से रानी की कोई हरकत नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि एरेल ने अभी तक कोई ऐसी सीमा पार नहीं की है जिससे किसी को दिक्कत हो।
वह हमेशा अपनी जगह पर बना रहा है और उसने किसी के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी की है। एरियल सोचता है कि पिता द्वारा प्यार किया जाना और गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण पोजीशन के लिए विश्वास किया जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हाल ही में एरियल को एहसास हुआ कि वह अक्सर गॉसिप और अपने भाइयों के साथ झगड़ों में पड़ने लगा है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता उसे जानबूझकर उनसे अलग कर रहे हैं। क्या यह सच में उसके पिता का मकसद हो सकता है? प्रकृति ही अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां जंगल का कानून चलता है। राज सिंहासन पर बैठने का मतलब है कि आपको एक शक्तिशाली बाज की तरह मजबूत होना होगा। अगर आप कमजोर हुए तो आप साफ तौर पर जीवित नहीं रह पाएंगे, भले ही एरेल के अंदर सैकड़ों जीवन कालों का अनुभव हो। क्या यही थियरल उसके लिए चाहते हैं? एरेल हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी सारी ताकत को याद करता है। फिर वह सोचता है कि यह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि इस दुनिया में उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। डिनर के बाद एरेल अकेले घोड़े पर सवार होता है और सोचता है कि यह पहली बार है जब वह महल से इतनी दूर आया है। वह खुशी खुशी घुड़सवारी करता रहता है, ये महसूस करते हुए कि वह आखिरकार आजादी का आनंद ले रहा है। एरेल को पिछले कुछ वर्षों का सारा काम याद आता है। वह सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा इंसान बनेगा जो घर से काम करता हो। उसे अपने एक पिछले जीवन की याद आती है, जहां वह पूरी दुनिया और फिर पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति को खोजने के लिए भटकता रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला और इसने उसे बहुत निराश कर दिया था। लेकिन अब आखिरकार वह फिर से जीवित महसूस कर रहा था, अपने घोड़े के साथ बेफिक्र भागते हुए। तभी अचानक केन्या उसके बगल में आकर कहती है कि वह थोड़ा धीरे चले। केन्या कहती है कि उसे नहीं पता था कि एरेल इतनी अच्छी घुड़सवारी कर सकता है। एरेल बहुत खुश होता है और केन्या का धन्यवाद करता है, क्योंकि यह पूरा सफर उसी की वजह से संभव हुआ था। एरेल कहता है कि वह अच्छी घुड़सवारी कर सकता है क्योंकि उसका घोड़ा बहुत स्मार्ट है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे कई एस्कॉर्ट नाइट्स नजर आते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। वह केन्या से पूछता है कि क्या इतनी सुरक्षा सच में जरूरी है, सिर्फ एक छोटी यात्रा के लिए? एरिल उन सैनिकों की ऊर्जा महसूस करता है और समझ जाता है कि केवल सबसे ताकतवर योद्धाओं को उनकी सुरक्षा के लिए चुना गया है। केन्या कहती है कि हाँ, ये सबसे मजबूत लोग ही हैं। मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, ये आम बात है क्योंकि केन्या एक प्रिंसेस है। अचानक एरिल को कुछ महसूस होता है और वह केन्या से रुकने के लिए कहता है। वह जंगल की तरफ देखता है और वहां किसी मैजिकल एनर्जी का अनुभव करता है। केन्या पूछती है कि क्या हो रहा है और वे वहां क्यों रुके हैं। एरेल कहता है कि उन्हें अभी वापस जाना होगा क्योंकि जंगल में कोई मॉन्स्टर है। लेकिन केन्या कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वहां कोई आवाज नहीं आई थी और न ही कोई हलचल थी। आखिर एरेल को बिना कुछ देखे ही ये कैसे पता चल गया? एरेल इसे टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि बस उसकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है और उसे लगता है कि वहां चारों तरफ ट्रैप्स बिछाए गए हैं। केन्या थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी नाइट्स बिना किसी डर के जंगल में प्रवेश करते रहते हैं। एरेल उन पर चिल्लाता है कि उन्हें प्रिंसेस की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रास्ता सुरक्षित रहे। उनमें से एक नाइट पीछे मुड़कर कहता है कि हाँ, यही सही रास्ता है और वैसे भी ये प्रिंसेस केन्या का ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। ये सुनकर एरेल को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसने वहां वाकई एक अजीब ऊर्जा महसूस की थी। प्रिंसेस आगे बढ़ती है, वो अपनी तलवार उठाती है और उत्साहित होकर जंगल में प्रवेश करती है। एरेल वहीं खड़ा रह जाता है। वो दंग रहकर सोचता है कि वह गलत नहीं हो सकता। उसने सच में वहां कुछ महसूस किया था। उसे यह यात्रा शुरू होने का समय याद आने लगता है। एरेल और केन्या टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब केन्या ने कहा कि वह एक छोटा ट्रिप प्लान कर रही है और उसने एरेल को भी साथ चलने के लिए इनवाइट किया। एरेल इस बारे में सोचता है, लेकिन केन्या जोर देकर कहती है कि उसे यहाँ सारा समय काम करते हुए बोरियत हो रही होगी। केन्या कहती है कि उसे हमेशा शिकार करना और नई एडवेंचर्स का अनुभव करना पसंद रहा है, तो एरेल सहमत हो जाता है। जैसे ही वे वहां से रवाना होते हैं, केन्या उससे पूछती है कि क्या यह ज्यादा मजेदार नहीं है। एरेल उसे देखता है और सोचता है कि यह तो असली टॉर्चर है क्योंकि वे गार्ड्स से घिरे हुए हैं और बहुत धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है कि उसे पता था कि वह जरूर आएगा, भले ही यह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। केन्या जोर देकर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह किसी भी स्थिति में उसकी रक्षा करेगी। एरेल थोड़ा खुश महसूस करता है और सोचता है कि प्रिंसेस केन्या में कुछ बहुत खास है। अब वे वर्तमान में वापस आते हैं। वे आखिरकार जंगल के बीच में पहुंच चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया और एरेल ने लीड लेते हुए लड़ने की स्ट्रैटेजी समझाना शुरू किया। उसने एक लकड़ी और नक्शा उठाया और समझाने लगा कि ऑपरेशन यहीं से शुरू होगा। फिर कुछ सैनिकों को मॉन्स्टर्स को एक तरफ आकर्षित करना होगा ताकि प्रिंसेस केन्या अंदर आ सके। जैसे ही सैनिक मॉन्स्टर्स को उलझाए रखेंगे, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करके वे प्रिंसेस की क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। फिर आखिरकार योजना को अमल में लाया जाता है। सैनिक मॉन्स्टर्स से भिड़ते हैं और प्रिंसेस को सूचना देते हैं कि वहां 20 ऑर्क हैं। केन्या अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ती है और बिना किसी डर के लड़ाई में कूद जाती है, तेजी से ऑर्क पर हमला करते हुए।
एरेल बस देखता रहता है और सोचता है कि यह असंभव है कि केन्या अपने पहले असली ट्रेनिंग सेशन में एक ऑर्क से लड़ सके, लेकिन वह सच में बहुत मजबूत साबित हो रही है। वह अपनी स्किल्स का सही उपयोग कर रही थी और उसका धैर्य कमाल का था। उसके पूरे शरीर से बहादुरी और आत्मविश्वास झलक रहा था, जिससे सब लोग प्रभावित हो गए। नाइट्स प्रिंसेस की शानदार लड़ाई का जश्न मनाते हैं। ये ट्रेनिंग कुछ दिनों तक चलती रही। रात में कैंप के पास केन्या और एरेल आग के पास बैठे थे। एरेल उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहीं वो थकी हुई तो नहीं है, लेकिन वह तुरंत जवाब देती है कि वह बिल्कुल ठीक है और वो और लड़ना चाहती है। हालांकि एरेल उसे चेतावनी देता है कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब इंसान थका हुआ होता है या उसका ध्यान भटक जाता है तो गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एरेल को याद आता है कि वह भी पहले ऐसा ही था, लगातार लड़ाई के लिए उत्सुक, और इसी गलती के कारण उसने अपना जीवन खो दिया था। केन्या खाना खाती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा है। एरेल उसे खुशी से देखता है और सोचता है कि अब केन्या सच में एक 16 साल की लड़की की तरह मुस्कुरा रही है। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि वह इतनी मजबूत क्यों बनना चाहती है। केन्या थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कि वह एक प्रिंसेस है और कभी-कभी यह बहुत दर्दनाक होता है। चाहे वह कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, कोई भी उससे खुश नहीं होता। सबको लगता है कि यह बस एक फेज है और जल्द ही वह यह सब छोड़ देगी और वही करेगी जो एक प्रिंसेस को करना चाहिए, एक ऐसे इंसान से शादी करना जिससे वह कभी मिली भी नहीं, सिर्फ राज्य की भलाई के लिए। केन्या अपना सिर झुका लेती है, साफ तौर पर इस बारे में दुखी होकर। एरियल बस उसे देखता है और सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल मैरिज इस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में एक सामान्य बात है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एरियल सोचता है कि यह वही उम्र होती है जब ये सब शुरू हो जाता है, जहां उन्हें राजनीतिक कारणों से किसी से सगाई करनी पड़ती है। केन्या अपना सिर उठाती है और कहती है कि उसे इस तरह की जिंदगी से नफरत है, इसलिए उसने प्रिंस एरियल की तरह जीने का फैसला किया। यह सुनकर एरियल हैरान और उलझन में पड़ जाता है। केन्या आगे बोलती है और समझाती है कि एरेल ने अपनी पसंद की चीजें करके राज्य के लिए बहुत सारा पैसा कमाया और उसके काम को पहचान भी मिली। केन्या जोर देकर कहती है कि यही चीज वह भी चाहती है। वह चाहती है कि लोग उसे उसके काम और उसकी असली क्षमताओं के लिए पहचाने। वह कैनचेस्टर फैमिली में अपनी स्किल्स के जरिए योगदान देना चाहती है, न कि किसी अजनबी से शादी करके। वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह अपनी डेस्टिनी खुद तय करेगी। एरेल मुस्कुराता है और ऊपर देखते हुए कहता है कि अगर यही उसकी इच्छा है तो वह सच में अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकेगी। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि वह भी ऐसा ही करेगी, ठीक उसकी तरह। एरेल कहता है कि वे कल वापस लौटेंगे, और जैसा केन्या ने कहा था, यह सच में एक बेहतरीन ट्रिप था। उसे खुशी थी कि वह इसका हिस्सा बना। लेकिन जैसे ही वह यह कह रहा था, अचानक उनके पीछे आकाश में एक विशाल पंखों वाली चीज गुजरती है। अगले दिन अभी भी जंगल में एक ऑर्क पेड़ से लिपटकर जोर से चिल्लाता है और उसे उखाड़ फेंकता है, केन्या से लड़ने के लिए, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। नाइट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वापसी के रास्ते पर भी केन्या ऑर्क का शिकार करना बंद नहीं कर रही थी। अब वे सोचने लगे थे कि उसे कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि छिपे हुए ऑर्क भी उससे बच नहीं पा रहे थे। लेकिन एरियल उसे रुकने को कहता है, क्योंकि उन्हें समय पर लौटना था। केन्या शिकायत करती है, लेकिन उसकी बात मान लेती है। एरियल कहता है कि आसपास अब और ऑर्क नहीं बचे, तो अब लड़ने के लिए कुछ नहीं है। वह सहमत हो जाती है और यात्रा जारी रखने के लिए तैयार होती है। जैसे ही केन्या अपने घोड़े के पास पहुंचती है, उसे कुछ अजीब लगता है। एरेल कहता है कि घोड़ा घायल तो नहीं है, लेकिन वो बहुत थका हुआ लग रहा है, इसलिए अभी इसे सवारी के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। वह केन्या को अपने घोड़े पर साथ चलने का इनवाइट करता है ताकि वे एक साथ आगे बढ़ सकें। इस बीच एक नाइट पास आती है और कहती है कि वह घोड़े को मेजेस के साथ आराम से ले आएगी। केन्या उनसे घोड़े का ख्याल रखने को कहती है और फिर एरेल के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने की इच्छा जताती है। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह इन चीजों में उससे बेहतर थी। वे वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और केन्या नाइट्स की टुकड़ी को तेजी से लीड करने लगती है, उनसे आगे बढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही यात्रा जारी रहती है, एरेल को कुछ अजीब महसूस होता है। केन्या उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। एरेल ऊपर देखता है और सोचता है कि वह कुछ है जिसे वह देख नहीं सकता, लेकिन साफ महसूस कर सकता है। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि बादल के पीछे कुछ छिपा हुआ है। तभी बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और एक वाइवर्न अचानक बादलों के पीछे से निकलता है। एरेल तुरंत केन्या से लगाम अपने हाथ में लेने को कहता है और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है। एरेल बाकी नाइट्स को चिल्लाकर बताता है कि एक वाइवर्न आ रहा है, सबको तुरंत जंगल में वापस भाग जाना चाहिए। नाइट्स को इस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं देखा था। एक कहता है कि वहां कोई वाइवर्न नहीं है। दूसरा एरेल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह जगह ट्रेनिंग लोकेशन के रूप में चुनी गई थी, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड अक्सर वाइवर्न्स का शिकार करता था, और उसने पुष्टि की थी कि इस इलाके में कोई वाइवर्न नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, एक वाइवर्न उसे अपने पंजों में जकड़कर घोड़े से उठा लेता है और आकाश में ले जाता है, जिससे बाकी नाइट्स भयभीत हो जाते हैं। अचानक चारों ओर से कई वाइवर्न्स एक साथ प्रकट होते हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है।
एरियल घोड़े को तेज भगाने लगता है, जबकि केन्या उसे कसकर पकड़ती है और घबराकर कहती है कि इतने सारे वाइवर्न्स एक साथ आ गए हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। एरियल चिंतित होकर सोचता है कि ये आम बात नहीं है। वाइवर्न्स अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार वे समूह में आए थे। वे नाइट्स पर हमला करने लगते हैं और नाइट्स के पास उनसे लड़ने का कोई मौका नहीं था। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक एक करके बेरहमी से मारे जाते हैं। एरियल को एहसास होता है कि वे सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, ये बस एक हमला नहीं था, बल्कि एक मैसेकर था। तभी एक वाइवर्न अपनी एसिड ब्रेथ छोड़ता है। एरेल घोड़ा दौड़ाते हुए कोशिश करता है कि प्रिंसेस केन्या को सुरक्षित रखे। इस बीच वह सोचता है कि एक वाइवर्न की ताकत पहले से ही भयानक थी, लेकिन अब वे पॉइजन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केन्या अपने गार्ड्स को मरते हुए देखती है, जो बिना कोई लड़ाई किए ही खत्म हो गए थे। वह चीख पड़ती है। जब सभी गार्ड मारे जा चुके होते हैं, तो अब वाइवर्न्स एरेल और केन्या का पीछा करने लगते हैं। एरेल केन्या से कहता है कि वो पीछे न देखे और उसे कसकर पकड़ ले। एक वाइवर्न उन पर एसिड ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन तभी मेजेस अचानक प्रकट होते हैं और केन्या और एरेल की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाइवर्न्स अब सभी को चारों ओर से घेरने लगे थे। एरेल ये देखता है और सोचता है कि वे यूं ही भागते नहीं रह सकते। वह सोचता है कि वाइवर्न्स के ऊपर सिर्फ फोर्थ स्टेज से ऊपर का ही मैजिक काम करता है। लड़ाई के दौरान मेजेस लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। एक वाइवर्न तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। एरेल देखता है कि अब कुछ और करने का समय नहीं बचा है। वह सोचता है कि अब क्या किया जाए, और फिर सिर्फ एक उंगली के इशारे से वह अपनी मोना एनर्जी को एक बॉल में बदलता है। इसे डेनीगोंग कहा जाता है। वह एक वाइवर्न पर हमला करता है और उसे तुरंत गिरा देता है। एरेल सोचता है कि एक गिर गया। वह तेजी से सभी वाइवर्न्स पर यही हमला करता है और उन्हें जल्दी से परास्त कर देता है। एरेल अपनी ताकत छिपाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेजेस ने अच्छा काम किया, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक और वाइवर्न प्रकट होता है, जिससे एरेल और केन्या दोनों भयभीत हो जाते हैं। प्रिंसेस मदद के लिए चिल्लाती है और अपनी मां को पुकारती है। तभी वाइवर्न को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। केन्या की पर्सनल गार्ड प्रकट होती है और चिल्लाती है कि वे वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए, और चिल्लाती है कि सीधे जंगल की ओर दौड़ो। ये देखते ही एरेल सोचता है कि उसे लगा ही था कि केन्या की पर्सनल गार्ड कोई आम सैनिक नहीं है, वो सच में काफी पावरफुल है। एरेल सोचता है कि उसका बाकी सबके साथ रहने से शायद सब अच्छा रहेगा, इसलिए वह फिर से प्रिंसेस के साथ भागने लगता है। अचानक कोई कहता है कि उसने सच में बहुत अच्छा सामना किया। एरेल तेजी से इधर उधर देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो आवाज कहां से आई, और फिर आखिरकार उसके सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो सोचता है कि ये शख्स कौन है। वो आदमी एरेल को देखता है और कहता है, फुफू। फिर अचानक उसके चारों ओर एक स्ट्रांग एनर्जी बनने लगती है। एरेल महसूस करता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, खासकर क्योंकि उसके हाथ में एक स्टाफ था, जिसकी शक्ति को एरेल ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर वह चिल्लाता है और उस आदमी से पूछता है कि वह असल में कौन है। वो आदमी बस मुस्कुराता है, अपना स्टाफ उठाता है और एरेल और केन्या की तरफ एक लाइटनिंग कैनन दाग देता है। एरेल ये देखकर सोचता है कि ये सब बहुत अजीब है, क्योंकि उसने तो बस उस आदमी से उसका नाम पूछा था और उसने सीधे जान से मारने वाला हमला कर दिया। लेकिन अचानक वो अटैक कई हिस्सों में बढ़ जाता है और जो सोल्जर्स उनकी मदद के लिए आए थे, वो सभी तुरंत ही हार जाते हैं। एरेल इतनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि प्रिंसेस केन्या इसे डॉज करने में कामयाब रही। एरेल चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी ने प्रिंसेस का नाम लिया और उस पर सीधा टारगेटेड अटैक किया। वो आदमी हंसता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तो बस थोड़ा मजा था, अगर वे चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन तभी अगर वे ऐसा कर पाए तो। फिर वो अपना स्टाफ फिर से उठाता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। एरेल उस जगह पर इकट्ठा हो रही जबरदस्त एनर्जी को देखकर डर जाता है। डार्क एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगती है। तभी केन्या कुछ नोटिस करती है और जल्दी से एरेल को सोल्जर्स की तरफ देखने के लिए कहती है। एरेल जैसे ही देखता है, उसे दिखता है कि जो सोल्जर्स जमीन पर गिरे थे, वे अब खड़े हो चुके हैं। मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए थे, यहां तक कि वाइवर्न्स भी। एरेल ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो आदमी चिल्लाकर सारे अनडेड को हुक्म देता है कि वे प्रिंसेस को मार दें और रॉयल फैमिली के एरेल को सबक सिखाएं, ताकि वो डार्क चर्च की शक्ति को पहचाने। तभी सारे अनडेड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक वो आदमी कुछ नोटिस करता है। एरेल गुस्से में था। उसे लगा कि प्रिंसेस को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। एरेल उस आदमी पर एक एनर्जी बॉल से हमला करता है और वो सीधे उसे लगती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ सेकंड बाद एक और अटैक उसे मार देता है। केन्या समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ और एरेल से पूछती है कि आखिर ये क्या था। एरेल अपनी पावर छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद वो आदमी खुद ही ज्यादा मैजिक यूज करने की साइड इफेक्ट से मर गया होगा। लेकिन अनडेड अब भी वहीं थे। केन्या की पर्सनल गार्ड उन्हें जल्दी से जंगल की ओर भागने के लिए कहती है। केन्या पूछती है कि अगर वो मेज मर चुका है तो भी अनडेड क्यों अटैक कर रहे हैं। एरेल कहता है कि शायद वो स्पेल थोड़ी देर तक एक्टिव रहेगा। फिर वो चिल्लाता है कि उन्हें अभी बाकी सबको छोड़कर यहां से निकलना चाहिए। आखिरकार वे किसी तरह बचकर जंगल पहुंच जाते हैं। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या सोल्जर्स ठीक होंगे।
एरिल जवाब देता है कि चूंकि वो मेज मर चुका था, अनडेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। शायद सोल्जर्स उन्हें ढूंढने ही वाले होंगे, इसीलिए केन्या को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरिल लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है। केन्या हैरान होकर कहती है कि उसने तो सोचा था कि एरिल बस एक प्रिंस वाले काम करता है, फिर उसने आग जलाना कहाँ सीखा। एरिल मुस्कुराता है और कहता है कि उसने ये एक किताब से सीखा है। ये फ्रिक्शनल हीट का प्रिंसिपल है, दो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स को रगड़कर आग जलाना। केन्या ध्यान से उसे देख रही थी, जिससे एरिल थोड़ा नर्वस हो जाता है। वह आसानी से अपनी मौना यूज करके आग जला सकता था, लेकिन केन्या उसे देख रही थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन आखिरकार आग जल उठती है, जिससे प्रिंसेस इम्प्रेस हो जाती है। आग के पास बैठकर केन्या दुखी होकर कहती है कि ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने ट्रेनिंग पर जाने की जिद न की होती तो ये सब नहीं होता। एरेल उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट की तरह था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगा था जब वे वहां थे। एरेल कुछ देर रुकता है और सोचता है कि वह पिछले कुछ महीनों से बहुत मैच्योर तरीके से बर्ताव कर रहा है। फिर वह दिखावा करने लगता है कि हाँ, उसे डर लगा था, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते उसे सही से बर्ताव करना था। वह कहता है कि उसे यह सहना पड़ा, लेकिन वाइवन्स बहुत डरावने थे। केन्या यह सुनकर समझ जाती है कि वो सच में डरा हुआ था। फिर वह अपना हाथ एरेल के हाथ पर रखती है और उसे धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अगर वह उसके साथ न होता तो ये दिन बहुत बुरा साबित होता। एरेल केन्या को देखने लगता है और वो चीजें नोटिस करता है जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी, क्योंकि उसे तो बहुत डर लगा होगा। केन्या, जो कांप रही थी और शॉक में थी, एरेल को थैंक यू बोल रही थी। उसे एहसास होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होगी, क्योंकि जो लोग उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसी के सामने अपनी जान गंवा दी। रॉयल फैमिली के मेंबर्स हमेशा खतरे में रहते हैं, लेकिन केन्या के लिए यह पहली बार था जब उसने इस तरह की चीजें महसूस किया, तो उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। केन्या एरेल के बहुत पास बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही उसने उसे हक किया, एरेल को लगा कि उसे केन्या को सेफ रखने पर फोकस करना होगा जब तक वे वापस नहीं लौट जाते। तभी अचानक वे देखते हैं कि आसमान में एक वाइवर्न और एक ग्रिफिन लड़ रहे हैं। केन्या पूछती है कि वे इतनी रात को क्यों लड़ रहे हैं। एरेल कहता है कि लगता है कि उस क्लिफ पर ग्रिफिन का नेस्ट है और वाइवर उसके चूजे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वाइवर ग्रिफिन की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। वह क्लिफ से टकराकर नीचे गिरने लगता है। एरेल तुरंत केन्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने को कहता है। ग्रिफिन जमीन पर बहुत जोर से गिरता है, जिससे धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता है और केन्या और एरेल को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही धूल हटती है, एरेल देखता है कि वाइवन उड़ चुका है, जैसे कि उसने उनकी कपड़ों से वाइवन के खून की गंध महसूस कर ली हो। जैसे ही एरेल साइड में मुड़ता है, उससे एहसास होता है कि केन्या गायब हो गई है। वह सामने देखता है तो पाता है कि वह ग्रिफिन के पास घुटनों के बल बैठी हुई है। एरेल दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और चिल्लाता है कि वह उससे दूर हट जाए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन केन्या कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रिफिन मर चुका है। केन्या ग्रिफिन को देखकर अफसोस जताती है और पूछती है कि अब इसके शरीर का क्या किया जाए। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह इसे दफनाने के बारे में सोच रही है, सिर्फ इसीलिए कि यह अनफॉर्चुनेट है। लेकिन केन्या कहती है कि ऐसा नहीं है। वह तो ग्रिफिन के चूजे के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि यह साफ था कि ग्रिफिन उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। एरेल पूछता है कि अब वह क्या करने वाली है। एरेल सोचता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और भले ही यह थोड़ा क्रूर लगे, लेकिन उन्हें प्रकृति को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए। तभी केन्या खुशी से उछलकर चिल्लाती है कि वे इसे पालने वाले हैं। यह सुनकर एरेल हैरान रह जाता है। जब केन्या और एरेल इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बॉडीगार्ड और कुछ सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं। बॉडीगार्ड केन्या और एरेल को देखकर खुश होती है और कहती है कि वह बहुत रिलीव्ड है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि आखिरकार वे सब पहुंच गए और वह सबको देखकर बहुत खुश है। बॉडीगार्ड बताती है कि लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन जब विजर्ड मारा गया और अनडेड स्पेल खत्म हुआ, तब और कोई नहीं मरा। जैसे ही बॉडीगार्ड केन्या के हाथ में छोटा ग्रिफिन देखती है, वह डर जाती है और पूछती है कि क्या यह सच में एक ग्रिफिन है। एरेल कहता है कि वे सही समय पर पहुंचे हैं और उनसे कुछ करने के लिए कहता है, ताकि केन्या इस ग्रिफिन को पालने का विचार छोड़ दे। लेकिन बॉडीगार्ड कहती है कि दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर सकते। केन्या अपने ग्रिफिन को पकड़कर मुस्कुराती है। अगर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।